जो पेपर होता है उसकी कटिंग करके ये वाला गत्ता और न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग पर है, ये ओरिजिनल लीफ के ऊपर बना है। बैम्बू है, मैं ये बैम्बू कटा हुआ मिल गया मुझे कहीं, तो उसी के ऊपर ही इसको हमने ये यूज कर। ये ना बहुत सारी आइटम जो वेस्ट घर में पड़ी होती हैं, बटन पड़े हैं, धागे पड़े हैं, उसके अंदर ये जो बच्चे कुछ बनाते हैं अपने, उनमें से छोड़ देते हैं, जो चीज़ें भी मिली उनको पकड़ के लगा करके। और ये जो बांस होता है, बांस के ऊपर जो फूल आता है, उस फूल से इसको बनाया, जो बोटल पाम होता है उसकी जो लीफ है उससे, और पेंट के साथ उसकी जो वेस्ट कटिंग होती है, फजल्स के निकालते हैं इनमें से, ये रबड़ उससे बनाया है। ये एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों का, ये कच्चे से बना है, ये दूब घास से बना है। देखें अगर उसमें तो ये धागे से गणेश जी बनाए हैं। फिर ये रस्सी है, जो मोटा रस्सा होता है वो रस्सी के साथ में बनाए हैं। ये पाम की लीफ है, एक सिंगल लीफ है, सिंगल लीफ पर बने हैं। और ये देखेंगे तो ये गिलास की बॉल है, नीचे पेंटिंग का काम है, और ये गिलास की, ये चीड़ के जो एक उसके फ्लावर टाइप में जो पत्ते होते हैं, ये कॉपर वायर आ गया। ये उधर पेंट से है सब, ये जो प्लाई कटिंग जिस भी साइज के मिल गए उसी के ऊपर इसको ये बना दिया। और ये ओरिजिनल लीफ है, ये प्लाई है, इसको उसी प्लाई पर नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते चलते एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी शायद शॉक्ड हो जाएंगे। एक ऐसी कला उनके अंदर है, और वो कला ना तो उन्होंने कहीं से सीखी है और ना ही उन्होंने वो कला कहीं से ली है। वो कुदरती कला है। गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, राजेश कुमार जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस में। राजेश जी के कार्यक्रम में मैं पहुंचा आज से मेरे हिसाब से 1-1.5 साल पहले, और बड़ी अच्छी मुलाकात सर से मेरी हुई। लेकिन जब मैंने देखा, क्योंकि तमाम जो तस्वीरें हैं आप साइड में देख रहे होंगे कि किस किस कला की जो गणेश जी की मूर्तियां हैं वो राजेश जी ने बना रखी हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि वो कौन सा दौर था, वो कौन सा वक्त था? क्या आपने स्कूल लाइन से शुरुआत की, और जब आपने शुरुआत की तो सीधे गणेश जी की मूर्ति आपने बनाना स्टार्ट किया? शुरुआत कहाँ से की, पहला मेरा सवाल। एक्चुअल में मैंने जो शुरुआत की, लगभग जो मुझे ध्यान में आता है तो 1981 के आसपास मैं स्केच बनाता था। और स्केच बनाने की प्रेरणा मुझे 6-7 क्लास में, जो हमारी आर्ट की जो क्लास होती थी, तो उसमें एप्पल बनाने के लिए दिया या कप प्लेट बनाने के लिए दे दिए, तो वो पेंसिल से ड्रॉ करने होते थे। और वहाँ से जब मुझे प्रेरणा मिली तो मैंने शुरुआत में स्केच बनाने शुरू किए, और उन स्केच को बनाते बनाते फिर मैं जो हमारे देश की महान विभूति थी उनके मैं फ़ोटो देख करके और फिर स्केच बनाने लगा। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई, स्केच बनाने से। स्केच में कौन सी विभूतियाँ थी जिनकी फ़ोटो आपने देखी और उसके बाद उसको स्केच आपने अपडेट किया?
देखिए उसमें विवेकानंद जी थे, उसके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर थे, ऐसी कुछ साइंटिस्ट थे, उनकी मैं जो हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ते थे उनकी फ़ोटो सब्जेक्ट में आई और वहाँ से हमने ली और उसी को देख करके उन्हीं का मैंने स्केच बनाना शुरू कर दिया। कुछ उसकी तस्वीर आपके पास अभी फ़िलहाल रखी हूँ, मैं जैसे अब आपको दिखाऊं, ये मेरे शुरुआती दौर की है। ये आचार्य विनोबा भावे जी की स्केच मैंने बनाया था। अब ये ठीक से तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 81 में था कि 82, 3 उसी दौर का मेरा पुराना ये स्केच मैं बनाया। ये सुभाष चंद्र बोस का एक स्केच उसी दौर का, मेरे शुरुआती दौर का, ये सुभाष चंद्र बोस का ये बनाया। ये सर CV रमन का एक स्केच, ये मेरे सब उसी दौर के हैं जो शुरुआत में बनाए। ये कन्हैयालाल दत्त का स्केच बनाया और ये पेंसिल से ही मैं बनाता था उस समय, सारा पेंसिल से ही होता हाँ जी था। जी। ये खुदीराम बसु का स्केच है और इसी तरीके से ये राजा राम मोहन राय का स्केच है। ये मेरे वो सब ऐसे पुराने वो स्केच हैं ये जो मैंने, ये सान्याल जी का स्केच है। तो ये ऐसे ये बने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये स्केच है। ये मेरे शुरुआती दौर के हैं, यहाँ से मेरे आर्ट की शुरुआत हुई थी। ये लगभग कौन सा सन था जब आपने ये बनाया, तब से आपने ये संभाल के रखे हैं? ये मैंने बताया ना 1981 से मैंने स्केच बनाना शुरू किया। अब ये मैंने 81 में बनाए कि 82 में या 83, लेकिन ये 81 से और 1983 के बीच के स्केच हैं जो मेरे पास में कुछ अभी ये रखे हुए। राजेश जी, चलते चलते जब आपने स्केच बनाया उसके बाद गणेश जी की मूर्ति और उसके बाद जो वेस्टेज सामान के बारे में आपने कैसे सोचा, किससे आपको प्रेरणा मिली? और सवाल ये भी होता है कि भाई वेस्टेज चीज़ों से आप और भी चीज़ें बना सकते हो, लेकिन गणेश जी की मूर्ति ही पर आपने प्रॉपर्ली ध्यान कैसे क्यों दिया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये मेरे जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा मोड़ आया कि जो मेरा शौक़ था, उस शौक़ को जो पंख लगे, उसमें जो मुझे प्रेरणा मिली, यह मिली डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। मैं जब स्केच, कई तरह के मैं स्केच बनाता था, लेकिन अधिक जो मैं बनाता था वो गणेश जी के बनाता था। और गणेश जी के अधिक बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वह यह था कि गणेश जी एक ऐसा टॉपिक थे जो इजी था, बहुत इजी था आर्ट में। तो जब साहिब सिंह वर्मा जी ने मेरे इस आर्ट को देखा, तो वो मैं पढ़ता था शहीद भगत सिंह कॉलेज में, तो वहाँ से मेरे उनके साथ संबंध थे। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा भी शहीद भगत सिंह कॉलेज में थे। तो उन्होंने मुझे ये मेरी आर्ट को देख करके और मुझे ये प्रेरणा दी कि जो तुम ये बहुत सारी जो ये पेंटिंग्स करते हो, बिल्कुल, इसमें से अगर सिर्फ आर्ट में गणेश जी को एक टॉपिक लेकर के बनाओ तो एक दिन वो आएगा कि ये गणेशा पर तुम्हारा एक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये उनकी प्रेरणा से फिर मैंने गणेश जी पर ज़्यादा काम करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ गणेश जी पर ही काम करने लगा। जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं गणेश जी की, तमाम चीज़ें उसमें हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं जिसका हम नाम नहीं जानते, जनता भी नाम नहीं जानती क्योंकि देख नहीं पाते हैं शहर के लोग। सवाल ये उठ रहा है कि आप ये तमाम चीज़ों को जो भी हैं उनको आप कैसे एकजुट करते हैं, उठाते हैं, कैसे लेते हैं, उसके बाद फिर कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, फिर उसके बाद उसको मेंशन करते हैं, और कौन कौन सी चीज़ों की, ये जो गणपति जी की जो मूर्ति है, तस्वीर है, कौन कौन सी चीज़ों से आपने अभी तक बनाई हैं? देखिए, मैंने जो चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया उसकी भी एक रोचक कहानी ये है कि जब मैंने गणेशा पर काम करना शुरू किया तो सबसे पहले जो वेस्ट को यूज़ करने का मेरे दिमाग में आया वह आया कि जो बच्चे स्केच पेन यूज़ करते हैं या जो वाटर कलर यूज़ करते हैं और उनमें से जब वो सूख जाते थे तो उनको फेंक देते थे। तो जब वो फेंक देते थे तो मैंने उसको उठा करके मैं देखा तो कलर मेरे हाथ में लग गया। तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल करके
और उसको चलाना शुरू किया तो उसने कलर देना शुरू कर दिया। तब मुझे लगा कि ये तो इसमें कलर रह जाता है और बच्चे इसको फेंक देते हैं। तो मैंने उससे सबसे पहली बार प्रयोग किया स्केच पेन के रिफिल को निकाल करके और उसमें पानी डाल करके, और उससे मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। जो बाद में और मैंने जो मटेरियल को यूज़ किया, जो और पदार्थ मैंने यूज़ किए, उसका धीरे धीरे, चूँकि मैं आपको बताऊं कि मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है, मेरा दिल्ली में ही गांव है दल्लुपुरा। अच्छा। यमुना नदी के किनारे पर है, और आज की देखें हैं हम जो दिल्ली का भौगोलिक स्थिति, तो बॉर्डर है वो नोएडा वहाँ से शुरू हो जाता है। तो जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि वेस्टेज शहरी जीवन में ज़्यादा है, ग्रामीण जीवन में कम है। ग्रामीण जीवन में लोग चीज़ों का जो उपयोग करते हैं वो कई रूप में कर लेते हैं। तो जो मेरी माँ कुछ जो हमारी कापी होती थी रद्दी की, उनको मुल्तानी मिट्टी डाल करके पानी में भिगो के उससे बहुत सारी आकृतियाँ बना देती थी। उसमें आटा रखने के लिए टोकरी बना दी, एक बड़ा कोई बर्तन बना दिया, ईंढी सर पे रखने के लिए, ऐसी चीज़ें वो बनाती थी। और हमें भी जब हम बचपन में उनको बनाते देखते थे तो उनके उसको लेकर के बैठ जाते थे, तो छोटी छोटी आकृतियाँ हमें भी सिखाना शुरू करती थी। तो मुझे ध्यान में आया कि हमारी माँ जो रद्दी कापी होती हैं उनको भिगो करके इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं, तो वेस्ट को हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेरणा अपनी माँ से लेकर के फिर मैंने कोई न्यूज़पेपर मिला तो मैंने उसको पेस्ट किया, उसके ऊपर गणेश जी बना दिए। मुझे जो घरों में बहुत सारी चीज़ें, मैंने कंचे बच्चे खेलते थे, कंचे से प्रेरणा मिली कि ऐसे पड़े हैं तो वो उनसे बना दिया। फिर जो हमारी दूब घास हो जाती है तो वो उस दूब घास के मैं यूज़ करके उससे बना दिया। हमारे घर में गाय भैंसे रहती थी तो भूसा आता था तो भूसे को यूज़ करके बना दिया। तो एक किस्म से इन सब चीज़ों से घर से ही प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा को लेकर के फिर जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने की संख्या अभी तक 200 से ज़्यादा ऐसी पहुंच गई कि जिससे मैंने 200 से ज़्यादा मटेरियल को यूज़ किया और 2000 से ज़्यादा गणेश जी की पेंटिंग्स बना करके एक रिकॉर्ड बनाया। राजेश जी, कौन सी मतलब वेस्ट चीज़ है आपके मतलब आपके जब से आपने बनाना शुरू किया, कौन सी वेस्ट चीज़ रही है जिससे गणेश जी की मूर्ति बनाने में, मतलब तस्वीर बनाने में ज़्यादा समय लगा हो? देखिए, हम जब किसी भी आर्ट को मूर्त रूप देते हैं तो उसमें टाइम जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता। और हम जब उस कलाकृति को बनाने जा रहे हैं तो एक दिमाग में छवि बनती है, लेकिन जब वो तैयार होती है तो उसकी छवि कुछ और बन करके आती है, क्योंकि कल्पना निरंतर चलती रहती है। राइट। और काम करते करते जब हम उसको फिनिशिंग तक लेकर के जाते हैं तो उसका जो स्वरूप है वो एक अलग रूप लेकर के आता है। और 2000 से ज़्यादा जो गणेश जी की पेंटिंग्स मैंने की हैं वो एक दूसरे से जुदा हैं सब। वो कोई भी आपस में मिलती जुलती नहीं है। तो इसको करने के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस में समय कम लगा और किस में ज़्यादा लगा। मैं जब देखिए, ये आर्ट जो है मेरे लिए एक साधना है बिल्कुल। और साधना में समय का कहीं कुछ पता नहीं चलता कि किस में कितना समय लगा। तो मैं इसको डूब करके करता हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं करने के लिए बैठा रात में, और मेरा जो ज़्यादातर काम है वह रात का है। दिन में मैंने बहुत ही कम, एक कोरोना काल को छोड़ दें तो दिन में मैंने कभी कोई पेंटिंग नहीं की। तो रात को किस टाइम से किस टाइम शुरुआत करते हैं? देखिए, रात को जब मैं अपने काम से लौटता हूँ तो मैं अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर लगभग 11 बजे के आसपास, और 11 से 2 के बीच में तो फिक्स है। लेकिन कई बार तो इतना रुचिकर हो जाता है कि बहुत बार तो ऐसा हुआ कि सुबह दिन निकल गया और मुझे पता नहीं चला। तो मैंने फिर स्नान किया और अपने काम को चला गया। तो इसलिए टाइम की इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है।
चूँकि जब हम किसी चीज़ की साधना करते हैं तो साधना में वक्त वो महत्वपूर्ण नहीं रहता। राजेश जी, मैं आपके कार्यक्रम में जब आया था तो मैंने आपकी स्पीच में और कुछ लोगों से ये बात सुनी थी कि आप अपनी कला को प्रदर्शित तो करते हैं और सच्चे मन से आप पेंटिंग्स करते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते, तस्वीर बनाते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप ना तो उस तस्वीर को बेचते हैं और किसी भी प्रदर्शनी में आप लगाते हैं तो किसी को ना तो गिफ्ट करते हैं ना कुछ। इसका थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि लोगों ने अपनी कला को, आप, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लोग जब पेंटिंग्स करते हैं तो उसको चाहते हैं कि वो दूसरे के घरों में लगे, मेरे नाम की लगे, भाई ये पता मंदिरों में लगे या तमाम जगह लगे, क्योंकि गणेश की मूर्ति तस्वीर है तो वो तो मंदिरों में ही लगेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये सब कैसे? हाँ, देखिए, ये बात सही है कि ज़्यादातर लोग जो आर्ट वर्क है अपना उसको सेल करते हैं। और मैं सेल करने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग अपनी कला को वो बाज़ार में बेचते हैं, वो किसी के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाती है, किसी के बेडरूम की शोभा बढ़ाती है, या कोई अपने ऑफिस में उसको लगाता है, अच्छी बातें लगानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं सभी से ये भी कहूँगा कि जो आज के टाइम में हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी जो आर्ट है उसको देखें और देख करके उसको परचेज भी जरूर करें, माने खरीदे भी जरूर उसको। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में उन लोगों ने आजीविका का साधन जो है वह उनका यही है। और जब इसको अगर वो बेचेंगे नहीं तो आजीविका उनकी कहाँ से चलेगी? तो मैं सभी लोगों से अपनी तरफ से ये भी कहना चाहूँगा कि आज के जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनके आर्ट वर्क को जरूर खरीदें, और सराहना करने की बात है तो वहाँ उसकी सराहना भी करें। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरी ये आजीविका नहीं है, मेरा ये शुद्ध रूप से शौक है। और शौक बेचा नहीं जाता। हाँ, मेरे पास कोई साधन आजीविका के नहीं होते तो ये मेरा शौक तब्दील हो जाता मेरे व्यवसाय में। और व्यवसाय इंसान अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तब व्यवसाय करता है। तो ईश्वर ने मुझे अपनी आजीविका के लिए व्यवसाय के रूप में और बहुत सारे काम दिए हैं जिससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो इसलिए मुझे नौबत नहीं आई कि मैं अपने शौक को बेचूं। राजेश जी, लगभग कितनी प्रदर्शनियों में और इंडिया से बाहर कहाँ अभी तक आपने ये प्रदर्शनी लगाई हो जहाँ पर लोग देखा हो आपकी इन तस्वीरों को, इन गणेश जी की मूर्ति उनको और सराहा हो? हाँ, देखिए, सराहना तो किसी भी आर्टिस्ट को अगर उसके आर्ट वर्क की सराहना हो तो निश्चित रूप से उससे ज़्यादा मूल्य उसके काम का और कोई नहीं होगा। तो इसके लिए लगभग अभी तक मैं 25 के आसपास एग्जीबिशन लगी हैं, जिसमें से 22 जो हैं वो हैं भारत के अलग अलग राज्यों में लगी हैं, और 3 जो लगी हैं वो भारत के बाहर लगी हैं। तो वो उसमें जैसे एक मेरी एग्जीबिशन लगी थी नेपाल में, एक एग्जीबिशन लगी थी भूटान में, और एक एग्जीबिशन हमारी लगी थी इसमें दुबई। अच्छा। दुबई में। और एक अच्छी बात यह है कि उसमें इतनी प्रशंसा मेरे काम की हुई कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे आर्ट वर्क को ख़रीदना चाहते थे, और मैं उनसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन किया कि ये अगर आपको पसंद है तो मैं आपको ये सिखाऊंगा और आप उसको बनाइए तो ज़्यादा खुशी होगी, फिर आप अपने ड्राइंग रूम। मेरा सवाल ये होने वाला था कि जब प्रदर्शनी लगती है और लोग देखने आते हैं तो सराहना करने के साथ साथ उनका दिल करता है कि ये तस्वीर हमारे घर में लगे, मंदिर में लगे, उस वक्त आप कैसे करते हैं? हाँ, देखिए, बहुत बार होता है जब भी एग्जीबिशन लगती है तो एग्जीबिशन का मतलब लोग आज की डेट में ये समझते हैं कि हम एग्जीबिशन में जाएंगे, जो हमें आर्ट वर्क अच्छा लगेगा तो उसको हम परचेज करेंगे और उसको अपने घर लेकर के आएंगे। बिल्कुल, ज़्यादातर ऐसा है। लेकिन उसमें नॉट फॉर सेल की जो एग्जीबिशन होती है
तो उसमें मेरी जितनी भी एग्जीबिशन है वो सभी नॉट फॉर सेल की रही हैं। अब उसमें कुछ ग्रुप एग्जीबिशन भी रही है। ग्रुप एग्जीबिशन में ये होता है कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं उनका प्राइस लिखा होता है, लेकिन मेरी पेंटिंग पर नॉट फॉर सेल लिखा होता है। तो मेरा उनसे निवेदन इतना होता है कि आपने प्रशंसा की, आपको जो मेरा आर्ट वर्क पसंद आया, तो मेरा पारितोषिक तो मुझे मिल गया, लेकिन चूंकि ये मेरा शौक है, मेरी साधना है, ये मेरी आराधना है, तो इसको ये सब चीज़ें जो साधना है ना वो, और जो हमारा शौक है, ये बेचा नहीं जाता। और आपको ये सचमुच पसंद है, तो चूंकि मैं इसमें प्रेरित करना चाहता हूँ, मैं अपने भारतीय कला का भी प्रोत्साहन उसको देना चाहता हूँ। जो विलुप्त होती जा रही है हमारी कला शैलियाँ, उनको भी वो विलुप्त ना हो, इसके लिए भी काम करना चाहता हूँ। तो मेरा भावना बेचने से ज़्यादा सिखाने पर ज़्यादा रहती है। तो आप जब बच्चे या कोई एग्री होता है सीखने के लिए, तो आप किस तरीके से सिखाते हैं? क्या उनसे कुछ पे करते हैं या ऐसे ही? देखिए, मैंने अभी तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये आर्ट सिखाई है। और मैं निरंतर इसको ये सिखाने का मेरा अभी निरंतर जारी है। और ये मैं अपने जीवन काल में जब तक सक्षम रहूँगा तब तक मैं ये सिखाता रहूँगा। और सिखाने का मैं निःशुल्क सिखाता हूँ। मैं उनको सिखाने के लिए जो कलर की आवश्यकता होती है, जो उस पर उनको पेपर की आवश्यकता होती है, मैं वह भी जो बच्चे उसको नहीं लेके आ सकते हैं उनको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। उद्देश्य मेरा ये है कि ये कला वहाँ तक पहुँचे जो अंतिम व्यक्ति है, जो अपने बल से एक एजुकेशन लेने के स्थिति में भी नहीं है, तो वो ये कला को कहाँ से सीखेगा। बिल्कुल। तो उन तक ये कला पहुँचे और वहाँ से निकल करके तभी आए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात होगी। तो ये आप कहाँ सिखाते हैं? देखिए, मैं बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, तो ये मेरे लिए सहज हो जाता है कि मुझे विद्यार्थी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। तो मैं कई प्रदेश में, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जी, इतने राज्यों में मैं स्वयं जाता हूँ और एक मैं वर्कशॉप लेता हूँ वहाँ जा कर के, और उन बच्चों को वहाँ से प्रेरणा दे करके, और जिनको दोबारा फिर मेरी आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरे अपने और भी जिम्मेवारियाँ हैं जो निभानी होती हैं, तो मैं उनको उपलब्ध होता हूँ, तो मैं उनको नंबर देता हूँ। और मुझे जहाँ कहीं उनको कठिनाई होती है तो ऑनलाइन उनको फिर मैं बताता हूँ। लेकिन शुरू में एक बार मैं जाता हूँ उनके पास में और स्वयं जा कर के उनको इसकी शिक्षा देता हूँ। राजेश जी, दो चीज़ें और मुझे पूछनी है जी। आपने सभी चीज़ें बता दी हैं। एक तो मुझे ये पूछना है कि लोग शादी में जब कार्ड छपवाते हैं, तो मैंने वो भी आपके पास देखी है कि शादी की कार्ड को आप किस तरीके से गणेश जी की उसमें उस पेंटिंग में कैसे उसको वो करते हैं। दूसरा ये कि जो आपने एल्युमिनियम के जो तार वार है उस, क्योंकि वो घने तार हैं, आपने जब बनाया है गणेश जी को, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ बगल में, तो जब उसमें गणेश जी को बनाया तो बहुत घने तार हैं, उसमें कितना समय ले गया और मतलब कितना उसमें दिमाग लगाना पड़ा आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें से, तो पहले तो मेरा उद्देश्य ही यही है कि मेरे जो आर्ट वर्क है उसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल है उसको उपयोग करना सिखाऊं और खुद उसका उपयोग करूं। बिल्कुल बिल्कुल। इस कड़ी में जैसे मैंने बताया कि 200 से ज़्यादा मटेरियल मैंने यूज़ किए हैं, तो उसमें ये जो घरों में वायर होती हैं या हमारे जो हम मेडिसिन लेते हैं उसके रैपर होते हैं, बटन होते हैं, कोई सुई धागा है, उनसे उनको यूज़ कर करके। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि हम पेपर को इतना ज़्यादा उसका मिसयूज़ करते हैं कि वो मतलब बहुत कम उसको लिखते हैं। बच्चों में भी ये कि आधा पेज खाली छोड़ दिया, नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, फाड़ कर फेंक देते हैं। हम कार्डों में इतना पैसा, जो शादियों के निमंत्रण पत्र छपते हैं उनमें इतना पैसा हम खर्च करते हैं कि वो उस डेट को निकलने के बाद में रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। सर, तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये तो एक एग्जाम्पल है।
कि मेरे पास में जितने भी निमंत्रण पत्र आते हैं, न तो मैं किसी को रद्दी की टोकरी में डालता हूँ, न मैं किसी को फेंकता हूँ, मैं उनका सदुपयोग करता हूँ। और सदुपयोग कई तरीके से करता हूँ कि उनका जो एक साइड जो खाली है उसमें मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। आपके पास रखी है शायद, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि दिखाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। ये मेरी जो पेंटिंग्स हैं, अब ये वाली, ये एक कार्ड है शादी का। अब इसमें मैंने पेन का, जो बच्चे कलर फेंक देते हैं उनका, ये देख रहे हैं आप, इधर शादी का कार्ड है, इधर से ये मैंने इस पर पेंटिंग की है। अब ये मैंने ये पेंटिंग की है, ये शादी का एक तरफ का ये कार्ड था, ये बैक साइड वाला, उसको ये किया। अभी ये एक ये कार्ड है इधर से, और इधर मैंने ये गणेश जी बना दिए। अब वो जो छोटे छोटे भी पेपर होते हैं, मैं उसके लिए भी देता हूँ कि बहुत छोटा सा पेपर है और कितने खूबसूरत इस पर गणेश जी बन गए। तो ये वेस्टेज से हम ये बचा सकते हैं इनको। अब ये एक शादी का कार्ड है, इस पर मैंने इधर गणेश जी बना दिए। इस तरीके से ये जो हम इसका दूर तक हम देखें तो जो पेड़ों से हमें प्रोसेस होकर के कागज मिलता है। बिल्कुल सर। अगर हम इनका रीयूज करना शुरू कर दें तो हम इस अपनी प्रकृति को बचाने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बन जाएंगे, भागीदार बन जाएंगे कि हम पेड़ों की कटाई को कम कर पाए। और यह तभी संभव होगा जब हमें हर चीज़ का उपयोग करना आएगा और रीयूज़ करना आएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जिनको हम रीयूज़ कर पाएँ, तो अब बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं देख रहा था एक बाइक के उस पर जो है ना वो चैन और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें टूट गई, तो उनमें नहीं उसके अंदर डाल दी, वो उसमें चली गई। मैं उठा के ले आया, मैंने उसको गणेश जी बना दिए। बच्चों ने ये जो अपने स्केच पेन होते हैं वो थोड़ा सा चलना कम हो गया तो उठा करके वो डाल दिया। मैंने उठाया, पानी डाला, उसको रीयूज़ करना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर है, हम उसको रद्दी में बेच देते हैं। हम उससे उसके ऊपर भी जो है ना हम पेंटिंग कर सकते हैं, उसको भिगो करके और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हमारे पास गत्ते आते हैं, गत्ते का मैं कैनवास बना देता हूँ। तो अब मुझे वो ना कैनवास खरीदना पड़ा, ना मुझे जो है ना वो कलर खरीदना पड़ा। सब जो वेस्ट चीज़ थी उससे और एक खूबसूरत पेंटिंग तैयार हो गई। अब जब इन चीज़ों को अपने बच्चों को हर आदमी सिखाएगा तो उनके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो उनके बच्चे ने क्रिएट की होगी। तो उस बच्चे को भी आनंद आएगा, पेरेंट्स को भी आनंद आएगा, और जो उनके घर में बाहर से जो अतिथि आएंगे जब वो देखेंगे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। और किसी भी जो भी कुछ हम क्रिएशन जीवन में करते हैं उसका लाभ मुझे अब तक मैं सीमित रखूं अपने तक, उसमें नहीं है। उसका लाभ ये है कि मैं उसको समाज को मैं दूँ, समाज को, और उनसे वो प्रेरणा लेकर के उसको मैं जब ट्रांसफ़र करूँगा वो आगे जाएगी, और प्रेरणा लेकर के जो दूसरे लोग प्रेरित होकर के उसको बनाएंगे तो तब लगेगा कि मैंने कुछ अंश समाज में चेतना जगाने में भागीदार रहा, सहभागी रहा। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। उनका भी ये कहना है कि भाई वेस्ट चीज़ों से अपने घर में बहुत सारी चीज़ें बनाएं, और उसी मुहिम को लेकर कहीं ना कहीं आप आगे चल रहे हैं। अभी बीच में आपने सुना होगा कि चाइना का माल मत खरीदीजिए, और हमारे देश में महिलाएं हैं या तमाम जो लोग हैं वो अपने हाथों से, और मन की बात में भी कई बार उन्होंने जिक्र किया है कि अपने हाथों से वेस्ट चीज़ों को किस तरीके से महिलाएं बनाती हैं, जोड़ती हैं, फिर वो कितनी सुंदर हो जाती हैं, बाज़ार में बिकती हैं। तो क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मुहिम है उसको आप लेके चल रहे हैं, समाज लेके चल रहा है, और ऐसे अगर चलेगा देश में बदलाव होगा? हाँ, ज़रूर होगा। आप देखिए, हमें आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनको देख करके हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये प्रधानमंत्री ना होकर के हमारे अभिभावक हैं। उनकी जो सोच है वो सोच हर तबके तक जाती है। जो पंक्ति में सबसे लास्ट में खड़ा है वहाँ तक वो सोच जाती है। तो ऐसी सोच को प्रणाम करना चाहिए। हम स्वार्थी बन जाए कि हम सोचें कि व्यक्तिगत रूप से मुझे क्या मिला, तो व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी से मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैं सार्वजनिक रूप से देखता हूँ कि जिस देश के अंदर मैं रहता हूँ, जिस देश ने मुझे सब कुछ दिया है,
उस देश को उन्नत बनाने में जिस व्यक्ति ने आज तक एक भी दिन का अवकाश नहीं लिया, बिना रुके, बिना थके, इस देश के उत्थान के लिए, देश के कल्याण के लिए, मेरे जैसे जो आर्टिस्ट हैं, मेरे जैसे और जो किसी भी फील्ड में जो लोग हैं, उनको एक गांव से, पिछड़े इलाके से उठा करके और उनको एक पहचान देना, उनको जीवन देना, ये तो एक अद्भुत कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मैं राजनीतिक मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या मानते हैं कि देश को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरी है? और ज़रूरी हैं तो मैं एक आर्टिस्ट की राय जानना चाहता हूं कि क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं एक आर्टिस्ट के रूप में देखूं तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि जिस राष्ट्र में मैं रह रहा हूं, उस राष्ट्र का सम्मान मैं दूसरे देशों में अपनी मैं पेंटिंग्स लेकर के जाता हूँ और मैं भारतीय हूँ, इसके लिए मुझे एक अतिरिक्त सम्मान मिलता है और वह सम्मान मेरे देश के प्रधानमंत्री की सोच की वजह से मिलता है, तो मुझे उनकी सोच का समर्थन करना चाहिए। जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे देश का जो बहुत अच्छा, जिसके अंदर कला छिपी हुई थी, प्रतिभा छिपी हुई थी, उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो मुझे उनकी सोच का समर्थन करना चाहिए। जब मैं ये देखता हूँ कि वह व्यक्ति जो न तो अपने परिवार के बारे में सोचता है, न अपने कुटुंब के बारे में सोचता है, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में सोचता है, देश के नागरिकों के बारे में सोचता है, तो ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व की सोच को क्यों ना समर्थन दिया जाए। ये ना तो कोई राजनीतिक बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी सोच का, इनसे ज़्यादा अच्छी सोच का, और ये इन्होंने एक प्रेरणा देश को दे दी है कि अब उनके बाद में यदि कोई और दूसरा जो भी कभी प्रधानमंत्री आएगा, तो जरूर इनकी जो इन्होंने जो एक रास्ता देश को ऊपर ले जाने के लिए ये किया है, तो उनकी सोच में भी इनके विचार जुड़ेंगे, ऐसा ही व्यक्ति आगे आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेतना को जागृत करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो उसके लिए उनकी सोच का तो मैं सम्मान करता हूं और समर्थन भी करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, इतना समय हमें दिया। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके की राजेश जी के अंदर कला है, और ये कला ना तो राजेश जी ने पैसे देकर सीखी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि राजेश जी की ये जो कला है, इसको ना वो बेचना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाकर वो सिर्फ प्रेरणा देना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर किसी को हमारी ये गणेश जी की जो तस्वीर है या पेंटिंग है पसंद आती है, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई आप हमारे पास सीखिए, हम आपको सिखाएंगे, और सिखाने के बाद आप उस पेंटिंग को अपने घर में लगाइए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राजेश जी के मतलब राजेश जी का कहना है कि जो लोग अपनी कला को दर्शाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, सेल करते हैं, उनसे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास साधन है, उनके पास साधन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बेचें और उनकी पेंटिंग को लोग खरीदे भी, ऐसी बात नहीं है, समाज में अपने घर में लगाएं, ऑफिस में लगाएं, उनकी पेंटिंग खरीदें। लेकिन मेरा सिर्फ एक संदेश है समाज को कि अगर यही कला, क्योंकि वेस्ट चीज़ें लोग बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, जैसे हम शादी में कार्ड लाखों रुपए के छपवाते हैं, उसके बाद वो कार्ड घर घर जाते हैं, वो घर घर जाने के बाद वो कास्ट कार्ड, आज शादी है कल वो कार्ड ख़राब हो जाता है और उसको फेंक दिया जाता है डस्टबिन में। लेकिन राजेश जी उस कार्ड को जब भी देखते हैं, उनके पास आता है, तो उस कार्ड को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ हैं या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम वेस्ट की तरफ फेंक देते हैं, चैन खराब हो जाती तो फेंक देते हैं, लेकिन राजेश जी ने, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से चैन की, रस्सी की, या तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे बोतल जो होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं, बोतलों का, तमाम ऐसी चीज़ों का उन्होंने कला दिखाई और उन्होंने गणेश जी की किस तरीके से पेंटिंग्स बनाई। आपको इस वीडियो से बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाली है। आपको ये भी पता चलने वाला है कि राजेश जी को आप देखकर और राजेश जी से आप मिलेंगे तो आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि राजेश जी कितने मतलब
अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी सोच है, उनकी धार्मिक सोच है। और उन्होंने जिस तरीके से बड़े प्यार से बताया है कि भाई मेरा जो समय शुरू होता है वो बड़े शांतिपूर्वक समय होता है। रात में मैं अपनी कला को प्रदर्शित करता हूँ। रात को 11 बजे जब मैं सारे काम से फ्री हो जाता हूँ, 11 बजे रात को बैठता हूँ ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी रात निकल जाती है और सुबह कब हो गया, सूरज कब निकल आया, मुझे खुद पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे अंदर वो जुनून आप समझ लीजिए, चाहे मेरे अंदर वो कला समझ लीजिए, क्योंकि कला की पूजा हर इंसान करता है और कला की पूजा को करना चाहिए। चाहे वो सिंगर हो, सिंगर के अंदर एक कला होती है, एक्टर्स हो, उसके अंदर अपनी एक कला होती है। और पेंटिंग्स की अगर बात करें तो एक कला अलग बात है, क्योंकि पेंटिंग्स इस देश में जितनी भी, चाहे दीवार पे पेंटिंग बन रही हो, चाहे कैसी भी पेंटिंग हो, पेंटिंग की जो कला होती है वो सबसे अलग होती है। हमारी इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है, और हमारी इस वीडियो में अगर कोई भी आपको सवाल करना हो, कोई भी प्रतिक्रिया रखनी हो, तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी राजेश जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है। राजनीतिक मुद्दा हमारा है नहीं, राजेश जी का भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि ये बात सच है कि देश से बाहर जब हमारे हिंदुस्तान की कोई प्रदर्शनी लगती है, इंडिया की कोई प्रदर्शनी लगती है और उसकी चर्चा जब होती है वहाँ पर, तो नाम ये लिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गर्व के साथ इंडिया से बाहर भी हमारे देश का सीना किस तरीके से चौड़ा किया और अपना सीना किस तरीके से चौड़ा किया, ये सब आप जानते हैं। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में, और इन तस्वीरों को देख के क्या लगता है आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए।